पुनः एक बार फिर से पलक हिंदी एकेडमी में आप सबका स्वागत है। चलिए चलते हैं। आज हम अब जनसंचार और माध्यम या कहते हैं अभिव्यक्ति और माध्यम जो तीसरी बुक है उसके कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न और प्रश्न लेकर आया हूँ। और ये तीसरी जो आपकी बुक है इससे टोटल आपका 7 नंबर का आना है, जिसमें से 2 नंबर का एक प्रश्न है और 5 नंबर के वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं। तो ये 7 नंबर बिल्कुल कंप्लीट हो जाएंगे। ये वीडियो जो आपका है इन्हीं 7 नंबरों पर आधारित है और इस वीडियो को अंत तक देखने से आपके 7 नंबर ये पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। तो अंत तक ज़रूर देखना है। चलिए सबसे पहले तो ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न है जो मैं आप लोग नोट करते जाइएगा इन्हें। चलिए शुरू करते हैं। पहला जो प्रश्न है इसका, भारत में पहला छापा खाना कब खुला था? 1556 ईस्वी में खुला था। और कहाँ खुला था? गोवा में। ये प्रश्न 2 बार पूछा जा चुका है और इस बार भी इसके आने के चांस हैं कि भारत में सबसे पहले छापा खाना कहाँ खुला था और कब खुला था। तो गोवा में खुला था, 1556 ईस्वी में खुला था। अगला प्रश्न है, प्रिंट माध्यम संचार का सबसे पुराना माध्यम है। तो ये प्रिंट माध्यम है जिस संचार का सबसे पुराना माध्यम बताया गया है। तो संचार का सबसे पुराना माध्यम कौन सा है? प्रिंट माध्यम है। अगला प्रश्न है, मुद्रण की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो चीन से हुई थी। और वर्तमान में मुद्रण का श्रेय जर्मनी के गुटेन वर्ग को दिया जाता है ना। मुद्रण की शुरुआत चीन से हुई थी और इसका श्रेय किसे जाता है? जर्मनी के गुटेन वर्ग को दिया जाता है मुद्रण के आविष्कार का। अगला प्रश्न, विश्व स्तर पर इंटरनेट पत्रकारिता का पहला दौर 1982 से 92 तक पहला दौर, और दूसरा दौर 93 से 2001 तक, और तीसरा दौर 2002 से अब तक। किस स्तर पर? विश्व स्तर पर। मतलब कहते हैं कि विश्व स्तर पर अगर देखा जाए तो तीसरा दौर चल रहा है ना। किसका? इंटरनेट पत्रकारिता का तीसरा दौर चल रहा है विश्व स्तर पर। और अगर देखा जाए भारत में इंटरनेट पत्रिका का कौन सा दौर चल रहा है? तो दूसरा दौर चल रहा है। अगला, रीडिफ। रीडिफ को भारत की पहली साइट कहा जाता है। तो भारत की पहली साइट कौन सी है? रीडिफ। अगला है, वेबसाइट पर विशुद्ध पत्रकारिता। जी वेबसाइट लिखा हुआ है। वेबसाइट पर विशुद्ध पत्रकारिता शुरू करने का श्रेय तहलका.com है ना। तहलका डॉट, यहाँ पर डॉट शब्द लगाना है आपको, तहलका.com। ठीक है, वेबसाइट पर विशुद्ध पत्रकारिता शुरू करने का श्रेय किसे है? तहलका.com को है। चलिए अगला प्रश्न, हिंदी में नेट पत्रकारिता डेडेस के साथ शुरू हुई। तो यहाँ पर आपको भरना है वेब दुनिया, है ना। वेब दुनिया के साथ शुरू हुई। वेब दुनिया के साथ शुरू हुई थी नेट पत्रकारिता। यह प्रश्न आ सकता है, बहुत ही मोस्ट प्रश्न है। भारत में रेडियो की शुरुआत कब हुई थी? 1892 ईस्वी में हुई थी। और ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना 1936 ईस्वी में हुई थी। और सन 47 से अब तक भारत में 9 रेडियो स्टेशन स्थापित हो चुके हैं, है ना। अब तक कितने रेडियो स्टेशन? 9 रेडियो स्टेशन स्थापित हो चुके हैं। और वर्तमान में आकाशवाणी कितनी भाषाओं में सेवाएं दे रही है? 24। कितनी बोलियों में दे रही है? 146 बोलियों में अपनी सेवाएं दे रही है। अगला है, रेडियो श्रोताओं से संचालित माध्यम। ठीक है, श्रोताओं से संचालित माध्यम कौन सा है? श्रोताओं से संचालित माध्यम का नाम बताना है, तो वो है रेडियो। चलिए अगला प्रश्न है, टीवी पर प्रसारित खबरों में विजुअल बाइट सभी महत्वपूर्ण हैं। और अगला, रेडियो समाचार की भाषा ऐसी हो जिसे समाचार वाचक आसानी से पढ़ सके। और हिंदी की सर्वश्रेष्ठ साइट कौन सी है ना। तो यहाँ पर देखिए शॉर्ट में लिख दिया गया है, लेकिन हिंदी की जो सर्वश्रेष्ठ साइट है वो है BBC, है ना। BBC है। पहला समाचार पत्र कौन सा है? तो पहला समाचार पत्र बंगाल गजट, ठीक है, जो अंग्रेजी में छपा हुआ था 1780 ईस्वी में कलकत्ता से, और जेम्स ऑगस्ट हिक्की ने निकाला था। ठीक है, तो ये पहला समाचार पत्र है आपका बंगाल गजट।
अंग्रेजी भाषा में निकला 1780 ईस्वी में, और कलकत्ता से निकला हुआ था। और किसने निकाला था? जेम्स अगस्त हिक्की ने। ठीक है। अगला है, हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा है? तो हिंदी का पहला समाचार जो पत्र है वो है उदंत मार्तंड, है ना, उदंत मार्तंड, और हिंदी में निकला था 1826 ईस्वी में। और इसको संपादित करने वाले कौन थे? जुगल किशोर। ठीक है, इसको निकालने वाले जो थे वो थे जुगल किशोर। जुगल किशोर ने निकाला था उदंत मार्तंड, हिंदी, है ना, और कलकत्ता से निकला था। चलिए अगला, चलिए अगला प्रश्न है 20वें नंबर का प्रश्न है, विश्व की पहली फिल्म कौन सी है? द अराइवल ऑफ द ट्रेन, है ना, ये विश्व की पहली फिल्म बताई गई है। ठीक है, द अराइवल ऑफ द ट्रेन विश्व की पहली फिल्म है। और ये लगभग कहते हैं कि 45 या 50 सेकेंड की थी, है ना, 45 या 50 सेकेंड की थी। ठीक है, और ब्लैक एंड वाइट थी, श्याम श्वेत ब्लैक एंड वाइट थी। और इसके बाद भारत की पहली मूक फिल्म कौन सी है? तो राजा हरिश्चंद्र है, 1913 में प्रकाशित हुई थी, है ना, राजा हरिश्चंद्र मूक फिल्म है। इसमें क्या है कि आवाज़ नहीं है, मूक है, राजा हरिश्चंद्र 1913। और जो पहली बोलती फिल्म थी, भारत की पहली बोलती फिल्म मतलब जिसमें आवाज़ थी, वो थी आलम आरा। आलम आरा 1931 ईस्वी में। इंटरनेट पर ही उपलब्ध समाचार पत्र का नाम बताना है, तो प्रभात साक्षी है, एक ऐसा समाचार पत्र है जो सिर्फ इंटरनेट पर उपलब्ध है। और टेलीविज़न समाचार में बाइट के 2 कार्य होते हैं। जो बाइट होता है टेलीविज़न में, उसके कितने कार्य होते हैं? 2 कार्य होते हैं। कौन कौन से? एक तो खबरों की पुष्टि करना, और 2 वॉइस ओवर या 2 दृश्यों के अंतराल को भरने के लिए पुल का काम करता है। तो ये बाइट का बहुत बड़ा योगदान होता है इंटरनेट पर या टेलीविज़न पर। तो पहला तो वो करता है कि समाचारों की खबरों की पुष्टि करता है, और दूसरा जो 2 वॉइस ओवर है, मतलब जो 2 ध्वनियाँ हैं, तो दोनों ध्वनियों को जोड़ने का क्या करता है? काम करता है, अंतराल को भरने का काम करता है बाइट। अगला, कविता के मूल में क्या है? कविता के मूल में संवेदना भी है और राग भी है। कविता की पहली शर्त है शब्दों का मेल। ठीक है, ये कविता की पहली शर्त है कि हमें शब्दों का मेल मतलब सबसे पहले करना पड़ता है। कविता का पहला उपकरण क्या है? तो पहला जो उपकरण है वो शब्द है, और शब्दों से खेलते बनना चाहिए। अगर शब्दों से खेलते बन गया तो फिर कहते हैं आपसे कविता लिखना बन जाएगा। इसलिए पहली शर्त बताई गई है शब्दों का मेल, और पहला उपकरण बताया गया है शब्द, क्योंकि शब्द से ही कविता की शुरुआत होती है। और कविता को 5 उंगलियों या कह दें ज्ञानेंद्रियों से पकड़ा जा सकता है। आपको पता होगा जो बिंब हैं, है ना, और बिंब में ऐन्द्रिक बिंब जो हैं, ऐन्द्रिक बिंब वो 5 ही प्रकार के होते हैं। तो यहाँ उन्हीं 5 ज्ञानेंद्रियाँ बताई गई हैं कि ये कविता के लिए क्या कहलाती हैं? 5 उंगलियाँ कहलाती हैं, उनसे पकड़ा जा सकता है। छंद के आधार पर कविता 2 प्रकार की होती है, छंदबद्ध और छंद मुक्त। चलिए अगला प्रश्न है, कविता की आंतरिक लय को क्या कहते हैं? तो कविता की जो आंतरिक लय होती है वो छंद कहलाती है। पंत ने कविता के लिए चित्र भाषा का प्रयोग किया है। ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि पंत ने कविता के लिए कौन सी भाषा का प्रयोग किया है? तो चित्र भाषा का प्रयोग किया है। अगला है, कविता में बिंबों का विशिष्ट स्थान है। जो कविता में बिंबों का प्रयोग होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। और कविता का केंद्रीय बिंदु क्या कहलाता है? कथानक कहलाता है। ये प्रश्न आपका वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न है, इसको जरूर कर लीजिएगा, है ना। कविता का केंद्रीय बिंदु, और या केंद्रीय बिंदु ना पूछ के प्राण तत्व पूछ ले तो ये प्राण तत्व भी कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? कथानक। और नाटक का केंद्रीय बिंदु होता है संवाद। रेडियो नाटक की अवधि 15 से 30 मिनट तक होती है ना। और अगला, रेडियो नाटक की अवधि 15 से 30 मिनट होती है। रेडियो नाटक का जो दूसरा नाम है ध्वनि नाटक है, क्योंकि उससे सिर्फ हमें क्या सुनाई देती है? आवाज़, इसलिए रेडियो नाटक
का दूसरा रूप या दूसरा नाम ध्वनि नाटक। नाटक में पात्रों की संख्या क्या होती है? सीमित होती है ना। नाटक में पात्रों की संख्या सीमित होती है। हिंदी का पहला नाटक नहुस गोपाल चंद्र गिरधरदास ने लिखा है। और आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश रेडियो नाटक का एक उदाहरण है ना। मोहन राकेश आषाढ़ का एक दिन, ये एक नाटक है और रेडियो नाटक का उदाहरण है। कहानी लेखन सीखने पर सबसे कारगर तरीका, जैसे कहानी लेखन हमें सीखना है तो उससे सबसे अच्छा कारगर तरीका क्या है कि अच्छी कहानियाँ पढ़ना चाहिए हमें। सबसे पहले अगर अच्छी कहानी पढ़ोगे तो आप अच्छी कहानी लिख पाओगे। और कहानी मानव जीवन का एक अविभाज्य अंग है, मतलब उसे अलग नहीं किया जा सकता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ऐसे करके हम अगला जो प्रश्न है उसे और देख लेते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, देखिए समय का बंधन नाटक की मुख्य विशेषता होती है। मतलब नाटक में क्या होना चाहिए? समय का बंधन होना चाहिए। और डायरी एक नितांत व्यक्तिक रचना है। डायरी क्या है? एक व्यक्तिक रचना है, मतलब हमारी खुद की रचना है। और डायरी हमारी सबसे अच्छी दोस्त भी है। सबसे अच्छी दोस्त अगर है आपके जीवन में तो वो डायरी है। और डायरी अंतरंग साक्षात्कार होता है, मतलब हमारी अंतरात्मा से हमारा साक्षात्कार किससे होता है? डायरी से। तो डायरी हमारी एक अंतरंग साक्षात्कार भी है। चलिए इसके बाद देखिए हम प्रश्न लेकर आए हैं आपकी, है ना। अभी तो थे आपके कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न, अब हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रश्न। कौन कौन से प्रश्न करना है? अव्यक्ति और माध्यम। तो ये तो देखिए आपके बुक का नाम है अव्यक्ति और माध्यम, और इसी बुक से आपका 7 नंबर का आना है। तो इसके हमने अभी 5 नंबर के तो ऑब्जेक्ट पढ़ लिए हैं, है ना। 5 नंबर की वस्तुनिष्ठ आप पढ़ चुके हैं। अब आपका 2 नंबर का एक प्रश्न जो आना है, उसके लिए आपको कौन कौन से प्रश्न करने हैं वो आपको इसी वीडियो में उपलब्ध हुए जा रहे हैं। चलिए सबसे पहला प्रश्न है, संचार के माध्यम कौन कौन से हैं? वेरी मोस्ट प्रश्न है आपका। तो संचार के माध्यम में प्रिंट है ना, मुद्रित माध्यम है, रेडियो, टेलीविज़न, इंटरनेट, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, टेलीफोन, पुस्तकें आदि आते हैं। तो ये इतने सारी जी शब्द दिए हैं, ये आपके संचार के माध्यम कहलाते हैं, है ना। अगला प्रश्न है, अगला जो प्रश्न है वो है संचार किसे कहते हैं या जनसंचार किसे कहते हैं? ठीक है, जनसंचार किसे कहते हैं, ये आपका अगला प्रश्न है। तो जनसंचार देखिए, यांत्रिक माध्यम के जरिए एक विशाल जनसंचार समूह से संवाद करना। मतलब यांत्रिक माध्यम के जरिए एक विशाल जन समूह से संवाद करना, बातचीत करना जनसंचार कहलाता है। जनसंचार के तत्व देख लीजिए कौन कौन से हैं, है ना। जनसंचार के तत्व या इन्हीं को अपन क्या कहते हैं? चरण भी कहते हैं। तो जो संचार की प्रक्रिया है वो कितने चरणों से गुजरती है? 4 चरणों से। देखिए सबसे पहला कहलाता है संचारकर्ता या स्रोत। ठीक है, जो संचार को भेजता है वो संचारकर्ता कहलाता है। और संचार भेजने वाले ने किस भाषा में संचार को लिखा है वो कहलाता है कूट द्वारा संप्रेषण या कूटीकरण या फिर एनकोडिंग कहलाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि कूटीकरण को और क्या कहते हैं। ये प्रश्न बिल्कुल पेपर में मिलेगा, है ना, कि कूटीकरण की प्रक्रिया को और क्या कहा जाता है? तो एनकोडिंग कहते हैं। एक प्रश्न ये हुआ। और दूसरा, कूटवाचन को क्या कहते हैं? डिकोडिंग कहते हैं। दूसरा प्रश्न ये है। यहाँ से आपका 1 नंबर का एक ऑब्जेक्ट बिल्कुल 100% मिलेगा। ठीक है, तो इसके बाद क्या करता है कि जो समाचार या संचार भेजने वाला है वो लिखता है किस कूट का सहारा लेता है, और जो प्राप्त करता है वो उसी कूट के सहारे उसे क्या करता है? पढ़ता है। और जब ऐसा होगा तो प्राप्तकर्ता उसे पढ़ पाएगा। और संचारकर्ता और प्राप्तकर्ता के बीच में क्या होता है? एक बाधा उत्पन्न होती है जिसे हम नायज कहते हैं। आज हमने आपको बताया कि नायज मतलब संचार में आने वाली बाधाओं से है। आज जो बाधा मेरे सामने है जिस वजह से आज क्लास नहीं लगा पाया, तो वही बाधा संचार की प्रक्रिया में भी होती है। उसे हम क्या कहते हैं? नाइज कहते हैं, या फिर इसे क्या कहते हैं? शोर भी कहा जाता है। चलिए अगला, और इसके बाद फीडबैक। जो संचारकर्ता होता है और संचार को प्राप्त करना, इन दोनों के बीच क्या होती है? प्रतिक्रिया होती है या फीडबैक होता है। ठीक है, तो अब यहाँ से आपको ध्यान रखना है, अगर 1 नंबर को आपका प्रश्न करना है,
अगर 1 नंबर का प्रश्न आपको करना है तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, क्योंकि संचार की जो प्रक्रिया है वो 4 चरणों से गुजरती है। स्रोत, इसके बाद कूटीकरण या एन्कोडिंग, कूटवाचन या डिकोडिंग, और फिर रिसीवर या प्राप्तकर्ता। और प्रतिक्रिया किन के बीच होती है? तो संचारकर्ता और प्राप्तकर्ता दो के बीच होती है ना। इसके बाद जो प्रश्न है आपका कि जो संचारक है, संचारक, इसी को स्रोत कहते हैं, तो इसे क्या कहते हैं? किसी संदेश को भेजने वाला संचारक या स्रोत कहलाता है। कूटीकरण क्या कहलाता है? कूटीकरण या एन्कोडिंग, किस संदेश को भेजने के लिए जिस कूट का सहारा लिया जाता है वो कूटीकरण कहलाता है। ठीक है, संचार को भेजने के लिए जिस चीज़ का सहारा लिया जाता है उसे क्या कहते हैं? कूटीकरण कहते हैं, या उसे कूट एनकोडिंग भी कहते हैं। तो जिन शब्दों, संकेतों या ध्वनि चिन्हों आदि का प्रयोग करता है कूटीकरण कहलाता है। संचारक संदेश को प्राप्तकर्ता के समझने योग्य बनाता है। इसके बाद कूटवाचन या डिकोडिंग, तो कूटवाचन को क्या कहते हैं? डिकोडिंग कहते हैं। कूटीकरण की उल्टी प्रक्रिया कूटवाचन कहलाती है। इसके लिए यह आवश्यक होता है कि संदेश को प्राप्त करने वाला प्राप्तकर्ता कोड का वही अर्थ समझे जो अर्थ संचारक समझता था, है ना। मतलब भेजने वाले और प्राप्त करने वाले के बीच एक तालमेल होना चाहिए। और अगला जो प्राप्तकर्ता, तो संदेश को प्राप्त करने वाला प्राप्तकर्ता कहलाता है। जो प्रतिक्रिया है, प्रतिक्रिया संचारक और प्राप्तकर्ता के बीच होती है, अर्थात प्राप्तकर्ता संदेश को पढ़कर अपनी प्रतिक्रिया देता है कि आपका संदेश पहुंच गया, नहीं पहुंचा, कैसा लगा, ये प्रतिक्रिया देता है। इसके बाद देखिए छठवां है शोर या नॉइज। संचार की प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की बाधा को क्या कहते हैं? शोर या नॉइज कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, देखिए जनसंचार के माध्यम कौन कौन से हैं? तो माध्यम तो बहुत सारे हैं, पर यहाँ पर 2 भागों में उन्हें विभाजित किया गया है। ठीक है, संचार के माध्यमों को 2 भागों में बांटा गया है। एक तो परंपरागत माध्यम है। परंपरागत माध्यम में देखिए, परंपरागत माध्यम को लोक माध्यम भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर लोग शब्द लिख गया है, तो ये लोग नहीं है, यहाँ पर क्या है? लोक है। ठीक है, लोक माध्यम भी कहते हैं। परंपरागत माध्यम को लोक माध्यम भी कहते हैं, जैसे चित्र, मूर्तिकला, खेल, तमाशा, नौटंकी, है ना। फिर दूसरा है विशिष्ट या आधुनिक माध्यम। तो विशिष्ट या जो आधुनिक माध्यम है, इन्हें हम अनेक भागों में बांटते हैं, या फिर कहते हैं इन्हें 3 भागों में बांटा गया है। पूछा जा सकता है कितने भागों में? तो 3 भागों में बांटा गया है, डाकतार, प्रिंट माध्यम और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम। इसके बाद प्रिंट माध्यम में क्या क्या आता है? समाचार पत्र, पत्रिकाएं, है ना, और हैंडबिल। और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में क्या आता है? इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में आपके श्रव्य, दृश्य और श्रव्य। तो रेडियो, टेलीविज़न, मोबाइल, ये किस प्रकार के माध्यम है? आपके श्रव्य माध्यम है। यहाँ से आपका 1 नंबर का ऑब्जेक्ट आएगा। दृश्य माध्यम में पूछा जा सकता है कि दृश्य माध्यम कौन सा है? तो टेली प्रिंटर है, प्रेजर है, कंप्यूटर है, फैक्स है। और दृश्य श्रव्य में क्या आता है? टेलीविज़न आती है, फिल्म आती है। तो यहाँ से इन तीनों में से आपका 1 नंबर का ऑब्जेक्ट बिल्कुल 100% है। पूछा जाएगा कि ये किस प्रकार का माध्यम है? दृश्य है, श्रव्य है, या दृश्य श्रव्य है। तो आपको ज़रूर कर लेना है। चलिए इसके बाद फिर अगला प्रश्न देखते हैं। आपको कितने प्रश्न करने हैं वो प्रश्न आपको लेकर आया हूँ मैं, तो ये प्रश्न ज़रूर एक बार कर लें। अगर नहीं करोगे तो बेटा पछताओगे, है ना। चलिए अगला प्रश्न है, समाचार पत्र, प्रिंट माध्यम या मुद्रित माध्यम की विशेषताएं। ठीक है, ये 3 शब्द हैं, तीनों में से कोई एक शब्द आपको पेपर में मिलेगा, जिसमें से आपका ये मुद्रित माध्यम सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि मुद्रित माध्यम की विशेषताएं लिखिए। तो समाचार पत्र या मुद्रित माध्यम की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। ठीक है, कौन कौन सी विशेषताएं हैं? देखिए, इसमें स्थायित्व होता है ना, ये गलत लिखा हुआ है, स्थायित्व, इसमें ठीक है, स्थाई लिखें तो स्थायित्व। ठीक है, स्थायित्व होता है, मतलब एक बार छप गया सो क्या हो गया? फिर स्थायी हो जाता है,
है ना। तो इसमें क्या होता है, स्थायीपन होता है, कह सकते हो, ठीक है। स्थायीपन भी होता है कि एक बार छप गया सो प्रिंट हो गया सो वो स्थायी हो गया, तो स्थायित्व होता है। इसे लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है ना, चाहे जब तक रखे रहो खराब नहीं होगा। इसे धीरे धीरे सुविधानुसार पढ़ा जा सकता है, इसे कभी भी किसी भी क्रम में पढ़ा जा सकता है, इसकी भाषा अनुशासित होती है। तो ये आपके मुद्रित माध्यम की क्या है, विशेषताएं। चलिए इसके बाद रेडियो माध्यम की विशेषताएं लिखिए भैया। रेडियो माध्यम है, इसकी विशेषताएं लिखना है। तो रेडियो एक श्रव्य माध्यम है ना, इसे कहीं भी सुना जा सकता है। यह संचार का सबसे सस्ता, देखिए रेडियो सबसे सस्ता माध्यम है, इससे सस्ता कोई भी माध्यम नहीं होता है। और रेडियो समाचार की संरचना उल्टा पिरामिड शैली में होती है ना। श्रोताओं से संचालित एक माध्यम होता है और यह एक रेखीय या एक लीनियर माध्यम है, ठीक है। तो ये आपके 2-3 पॉइंट, जैसे श्रोताओं से संचालित है ना, उल्टा पिरामिड शैली, और ये एक रेखीय या लीनियर माध्यम है, ये 3 आपकी मोस्ट ऑब्जेक्टिव हैं। तीनों में से एक ऑब्जेक्टिव भी पूछा जा सकता है। चलिए अगला प्रश्न है, टेलीविज़न की विशेषताएं लिखिए, है ना। टेलीविज़न की विशेषताएं, तो जो टेलीविज़न है इसकी विशेषताएं देखो, यह एक दृश्य काव्य है, यह एक रेखीय या एक लीनियर माध्यम है, और इसके बाद इसकी संरचना उल्टा पिरामिड शैली में होती है। इसमें सूचनाओं को तत्काल ब्रेकिंग न्यूज़ में दिखाया जा सकता है। इसमें कम से कम शब्दों में अधिक बताने या कहने की कला होती है। अगला प्रश्न है इंटरनेट की विशेषताएं, है ना। इंटरनेट की विशेषताओं में यह संचार का सबसे महंगा माध्यम है। जो इंटरनेट है यह संचार का सबसे महंगा माध्यम है, और इससे समय की बचत होती है, इससे जानकारी शीघ्र प्राप्त होती है। जनसंचार माध्यमों में इंटरनेट एक वरदान है। यह सूचना, ज्ञान और मनोरंजन का सबसे अच्छा साधन है ना। और खोज कार्य के लिए खबरों की बैकग्राउंड या पृष्ठभूमि तैयार करने के लिए इंटरनेट का उपयोग किया जाता है। तो जी आप लोग नोट कर लें, है ना। ये चारों प्रश्नों में से एक प्रश्न आपका बिल्कुल पेपर में रखा हुआ मिलेगा। और एक मोस्ट प्रश्न आपका ये है, वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न, मुद्रित माध्यम में ध्यान रखने योग्य बातें। तो देखिए इसमें इसके लेखन में भाषा, व्याकरण और वर्तनी शैली का ध्यान रखना होता है। इसमें समय सीमा और आवंटित, ठीक है, ध्यान रखना। क्या लिखा है यहाँ, आवंटित, यहाँ पर लिखा हुआ है आवंटित, ठीक है। आवंटित जगह का ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। तो कौन सी, ये शब्दों को सही कर लेना, यहाँ पर टित है, आवंटित जगह का ध्यान रखना पड़ता है। जगह के अनुशासन का पालन करना होता है, और लेखन और प्रकाशन के बीच जो गलतियाँ होती हैं, शुद्धियाँ होती हैं, उनको सही करना भी जरूरी होता है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है आपका, पत्रकारीय लेखन के विभिन्न रूप, लेखन प्रक्रिया, पत्रकारीय लेखन किसे कहते हैं, ठीक है। तो देश या दुनिया में घटने वाली घटनाओं को समाचार पत्र के रूप में पहुंचाने की कला को पत्रकारीय कहते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य होता है सूचना प्रदान करना, और सूचनाओं का संकलन करने वाले पत्रकार कहलाते हैं। इसे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ भी कहा जाता है। तो यहाँ से एक ऑब्जेक्ट पूछा जाएगा कि भैया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ किसे कहा गया है ना। तो किसे कहा गया है ना। समाचार जो पत्र होता है और उस पत्र को लिखने वाला, इसे चौथा स्तंभ माना गया है। चलिए अगला, पत्रकार कितने प्रकार के होते हैं। तो जो पत्रकार हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कितने, 3 प्रकार के होते हैं। अंशकालिक पत्रकार, पूर्णकालिक पत्रकार, और एक और पत्रकार होता है। 3 पत्रकार होते हैं, अंशकालिक, जी देखिए, अंशकालिक पत्रकार, पूर्णकालिक पत्रकार और फ्रीलांसर पत्रकार, ठीक है। अंशकालिक क्या होता है, एक निश्चित मान पर या निश्चित मानदेय, ठीक है, एक निश्चित मानदेय पर काम करने वाला, ठीक है। एक निश्चित मान पर नहीं बल्कि मानदेय पर काम करने वाला, एक निश्चित मानदेय पर काम करने वाला पत्रकार होता है। और पूर्णकालिक होता है कि किसी
संगठन में काम करने वाले नियमित वेतनभोगी होता है। यहाँ पर एक निश्चित मानदेय पर काम करने वाला और यहाँ पर एक निश्चित वेतनभोगी होता है। और फ्रीलांसर क्या होता है? वो फ्री होता है भाई। ये किसी अखबार से संबंधित ना होकर भुगतान के आधार पर अलग अलग लिखने वाला पत्रकार होता है। तो ये फ्री होता है, ये किसी एक से संबंधित नहीं होता, ये पूरी तरह से एक ही की होता है। और अंशकालिक क्या होता है? पार्ट टाइम काम करने वाला होता है। चलिए अगला, समाचार पत्र कैसे लिखा जाता है। देखिए समाचार पत्र कैसे लिखा जाता है। तो पत्रकारीय लेखन का सबसे जाना पहचाना रूप समाचार पत्र लेखन है। और समाचार पूर्णकालिक और अंशकालिक पत्रकार लिखते हैं। जो समाचार पत्र है इसे दो पत्रकार लिखते हैं, एक पूर्णकालिक और एक अंशकालिक, जिन्हें संवाददाता और रिपोर्टर भी कहते हैं। समाचार पत्र उल्टा पिरामिड शैली में लिखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए क्या प्रश्न बन सकता है कि समाचार को लिखने वाले कौन होते हैं। तो एक पूर्णकालिक और एक अंशकालिक पत्रकार। और लिखने वाले को और क्या कहा जाता है? तो इसे संवाददाता कहा जाता है, रिपोर्टर भी कहा जाता है। किस शैली में लिखा जाता है? उल्टा पिरामिड शैली में लिखा जाता है ना। अगला प्रश्न है, फीचर किसे कहते हैं। तो फीचर एक सुव्यवस्थित, ठीक है, फीचर एक क्या होता है? सुव्यवस्थित और सृजनात्मक और आत्मनिष्ठ लेखन है, जिसका उद्देश्य पाठकों को सूचना देना, शिक्षित करना और मनोरंजन करना होता है। फीचर लिखते समय ध्यान रखने योग्य बातें कौन कौन सी हैं। तो फीचर की कोई ना कोई थीम जरूर होती है ना। थीम मतलब उद्देश्य होता है। और फीचर मनोरंजक होने के साथ साथ सूचनात्मक भी होता है। फीचर को सजीव बनाने के लिए विषय से जुड़े पात्रों की उपस्थिति होनी जरूरी होती है। और फीचर का आरंभ और मध्य भी होता है। आरंभ, मध्य और अंत, ये तीनों चीज़ें होती हैं फीचर में। फीचर पढ़ते समय पाठक यह महसूस करे कि खुद देख और सुन रहा है, ये गुण फीचर में होना चाहिए। अगला है स्तंभ लेखन किसे कहते हैं। तो स्तंभ लेखन अखबार में लिखा जाने वाला एक विचारपरक लेख है ना, लेखन का एक रूप होता है। स्तंभ लेखन का कार्य करने वाले को विषय चुनने और अपने विचार व्यक्त करने के लिए कहते हैं पूरी स्वतंत्रता होती है। विचार व्यक्त करने की पूर्ण स्वतंत्रता होती है। खुद अखबार इनके कारण ही लोकप्रिय हो जाते हैं। तो कुछ अखबार क्या होते हैं कि जो स्तंभ लिखने वाले होते हैं उनके कारण लोकप्रिय होते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, पत्रकारिता के प्रकार। जो पत्रकारिता है, पत्रकारिता के कितने प्रकार होते हैं। तो ये कई प्रकार की बताई गई हैं। पहला खोज परक पत्रकारिता है, जो खोज पर आधारित होती है उसे खोज परक कहते हैं, है ना। इसमें गहराई से छानबीन की जाती है सूचनाओं की। और दूसरा है वाच डाक पत्रकारिता, ये सरकार के कामकाज पर निगाह रखती है। और तीसरा है पीत या पेज 3 पत्रकारिता, ये सनसनी चकाचौंध फैलाने वाली पत्रकारिता को पीत पत्रकारिता कहते हैं। अगला है एडवोकेसी पत्रकारिता, तो ये जनमत बनाने के लिए अभियान चलाने वाली पत्रकारिता एडवोकेसी कहलाती है, ठीक है। अगला समाचार पत्र लेखन के 6 ककार कौन कौन से हैं। ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है 25 के लिए। देखिए डला भी है कि समाचार पत्र लिखते समय 6 ककारों का प्रयोग किया जाता है। कोई भी समाचार पत्र इन 6 प्रश्नों के उत्तर देने की कोशिश करता है। पहले 4 जो ककार होते हैं, पहले जो 4 ककार होते हैं या 4 प्रश्न होते हैं, उनके जो उत्तर हैं, प्रश्नों के उत्तर पहले पैराग्राफ यानी इंट्रो या मुखड़ा में दिया जाता है और अंतिम 2 प्रश्नों के उत्तर बॉडी में दिए जाते हैं। देखिए ये आपके क्या, कौन, कहाँ, कब, ठीक है, ये आपके 4 कहाँ जाएंगे। ये 4 आपके जाएंगे इंट्रो में, और क्यों कैसे ये दोनों जाते हैं कहाँ, बॉडी में, ठीक है। ये दोनों जाएंगे आपके बॉडी में और ये पहले जाएंगे इंट्रो में, ठीक है। ये दोनों इंट्रो में जाते हैं। और इसके बाद लास्ट प्रश्न जो है आपका बहुत ही मोस्ट प्रश्न है दोस्तों,
समाचार पत्र किस शैली में लिखा जाता है? तो समाचार पत्र की संरचना उल्टा पिरामिड शैली में होती है। यह समाचार लेखन की सबसे लोकप्रिय प्रचलित शैली, यह सबसे महत्वपूर्ण शैली होती है। इसमें महत्वपूर्ण बातें पहले भाग में रखी जाती हैं यानी इंट्रो में, है ना, और इससे कम महत्वपूर्ण बॉडी में रखी जाती हैं और सबसे कम महत्वपूर्ण बातें समापन में रखी जाती हैं। और ये आपका चित्र है उल्टा पिरामिड शैली का। इसी चित्र को आपको पेपर में बनाना होगा। 3 भागों में देखिए बांटा गया है। पहले तो आपको क्या करना है, एक त्रिभुज बना लेना है, इसको 3 भागों में आपको बांट देना है। पहला भाग आपका इंट्रो, मुखड़ा या क्लाइमेक्स कहलाता है, ये अहम हिस्सा कहलाता है। दूसरा बॉडी है, इसे मध्य भाग कहते हैं। और तीसरा आपका समापन है, ठीक है, इसे आप समापन कहेंगे। ये उल्टा पिरामिड शैली ही कहलाती है, इसे 3 भागों में बांटा गया है। तो दोस्तों आज ये जनसंचार के जो क्वेश्चन थे, अगर इतने क्वेश्चन आपने कर लिए, ये वीडियो आपने अगर देख लिया पूरा अंत तक, तो आपके 7 नंबर के जो प्रश्न हैं पेपर में आने वाले, वो आपके बाहर नहीं जाएंगे। तो इसलिए इस वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दें और लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, है ना। एक बार ज़रूर आप लोग इसे शेयर कर दें अपने दोस्तों तक, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुंच जाए और परीक्षा में आने वाले प्रश्न उनसे बन सकें। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।